से हम चीन और भारत के इस मुलाकात को लेकर और जिस तरीके से ये मुलाकात एक नए आयाम को जन्म दे रही है उसको लेकर इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ भारतीय वित्त संस्थान के प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी जुड़े हैं। अमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सर, मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात इकोनॉमिक फोरम को लेकर की जाए, वित्तीय क्षेत्र को लेकर की जाए, अमन जी, तो किस तरीके से आप वित्तीय क्षेत्र पर इस मुलाकात का प्रभाव पड़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि मौजूदा समय में जो भारतीय इकोनॉमी है, भारतीय शेयर बाजार है, वो इम्पैक्ट कर रहा है ट्रंप के टैरिफ की वजह से, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि ये मुलाकात उस इम्पैक्ट को, उस प्रभाव को कम करेगी। देखिए जी, जहाँ तक अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े आए हैं, अभी कल ही परसों आए हैं, जिसमें 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट Q1 की दिखाई है। दैट मीन्स 2025-26 की जो ग्रोथ है उसमें Q1 की, अगर पिछले साल देखें तो 6% के आसपास से पिछले 5 क्वार्टर में हाईएस्ट ग्रोथ देखी गई है। अगर हम पिछले 6 महीने का पीरियड देखें, 6 महीने के अंदर जो है ट्रंप टैरिफ का भी आया, हिंदुस्तान पाकिस्तान भी हुआ, यूक्रेन तो चल ही रहा है, तेल के दाम में भी उछाल आया है और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स देखने को आई हैं जो भारत के अंदर से यहाँ से स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा एफआईआईज ने विड्रॉ किया सितंबर 2024 से लेके ऑलमोस्ट अभी पिछले 1 महीने तक। एफडीआईज के फ्लो में जो बाहर से आता था पैसा, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली। ये सब के बावजूद जो है हिंदुस्तान ने 7.8% ग्रोथ दिया है। जो हमारी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी है, उसने BBB- से BBB पे ले गए, जो लॉन्ग टर्म हमारे रेटिंग है। शॉर्ट टर्म रेटिंग को A3 से A2 के ऊपर ले गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है सुदृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है, फिस्कल डिसिप्लिन बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो भारत सरकार बना रही है, जो एजेंसी हिंदुस्तान की जो अलग अलग क्षेत्र के डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं जो बना रही हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। एक जो चीज़ें एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी देख रही है, ये सब होने के बावजूद जब ग्रोथ हो रही है तो मेरे विचार में कहीं पे भी हमें ट्रंप टैरिफ से डरने की बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये समझने की बात है कि जब ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, पहली बात वो 25% बेसिस पॉइंट सभी पे लगा रहा है पूरे विश्व के अंदर। हमारे पे 50% लगा रहा है, 25 एक्स्ट्रा लगा रहा है। और इसकी खबर पिछले 6-7 महीने से मार्केट में हर रोज़ आ रही है। जब से उसने अपना चार्ट दिखाया 3-4 महीने पहले, तब से वो लगातार कह रहा है कि मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लियर इंडिकेटर्स है इंडस्ट्री को कि ये बढ़ाने जा रहा है। अब कितना बढ़ेगा वो देखना है। तो उन लोगों ने अपना जो हिसाब किताब बांधना है, कैसे हमें ट्रेड करनी है, कहाँ पे करनी है, हमें अमेरिका में रूटिंग कहीं और से करनी है या सीधा अमेरिका को देना है, कैसे करना है, उन्होंने ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया होगा। दूसरा, जो हमारे सबसे ज़्यादा हमारी जो ट्रेड है, करीबन 60-65% करीब ट्रेड है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है वो फार्मास्यूटिकल, उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा। ऐसे ही 1-2 और आइटम है जिनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा है। जो टैरिफ लगा है एक हाई एंड जेम्स एंड ज्वेलरीज है। जेम्स एंड ज्वेलरीज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इनइलास्टिक होता है, क्योंकि वो एक हाई एंड प्रोडक्ट है, वेबलिन गुड हम जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में, जिसकी डिमांड बढ़ती है। जैसे सिगरेट होती है, सिगरेट आदमी जब टैक्स लगते हैं तो आपने देखा होगा हिंदुस्तान में भी कि थोड़े समय के लिए कंजम्पशन आदमी कम कर देता है, अगले 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, फिर बाद में वापस उसी कंजम्पशन में आ जाता है उसके ऊपर। ये तरीके से जेम्स एंड ज्वेलरीज का हिंदुस्तान में आपने देखा पिछले 7-8 महीने के अंदर, जबकि सोने के दान आसमान छू रहे हैं, लोग सोना खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं, उल्टा अब और खरीदने लग गए हैं। इसी तरीके से जेम्स एंड ज्वेलरीज का रहता है, जिसके दाम ज़्यादा बढ़ते हैं तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं उसको, तो उसके कोई टैरिफ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। मसाले हैं, कौन खरीद रहा है मसाले? जो हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे हैं, अपने खाना पीना बनाने के लिए मसाले खरीद रहे हैं, उनको किसी रेट पे मिले, वो $10 पे मिले, 12 पे मिले, 15 पे मिले, उन्हें खरीदना ही पड़ेगा, बिकॉज उनको वहाँ पे कोई लोकल मार्केट नहीं है जो मसाले बनाता है हिंदुस्तानी मसाले, या कोई और देश ऐसा नहीं है जो बनाता है। टेक्सटाइल में भी जो हमारी अभी एक्सपोर्ट की बात होती है, कॉम्पिटिटिवनेस की बात होती है, जो लो एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उसमें ऑलरेडी चाइना है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ऑलरेडी अपना दबदबा बना रखा है। हिंदुस्तान का दबदबा कभी भी एक्सपोर्ट में इन टेक्सटाइल्स में नहीं बन पाया। जो हमारा टेक्सटाइल से बन पाया है वो डिज़ाइनर गुड्स में है, मिड लेवल सेगमेंट्स में है, उनमें हमारा टेक्सटाइल में बना है। उसके अंदर फिर एक इनइलास्टिसिटी है, बिकॉज जो आदमी खरीद रहा है उसे अगर $1 या $1.5, $2 महंगी भी पड़ रही है और उसे पता है कि ये क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है जो हिंदुस्तान जाना जाता है जिस चीज़ के लिए, वो खरीदेगा। तो इसलिए मेरे विचार में इतना जो डरने की बात, जो एक टैरिफ का डर बिठा दिया है लोगों के दिमाग में, कंपनीज के दिमाग में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे विचार में कुछ थोड़ा इस क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा फर्क। बट जो हमारी रोबस्ट ग्रोथ हुई है
और 7.8% इस क्वार्टर में हुई है। मेरे को उम्मीद है कि अगले 2 क्वार्टर में भी हमारी अगर 7.5 हो जाती है तो हमारा जो इस साल का जीडीपी का प्रोजेक्शन है जो 6.5 और 7 के बीच में जा रहा था वो 7 और 7.5 के बीच में पहुंच जाएगा। जहां वर्ल्ड ग्लोबली फॉल कर रहा है, हिंदुस्तान कोरोना के बाद से, कोविड टाइम के बाद से हमेशा ही ऊपर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जिसे कहते हैं का तबका उसके मिला हुआ है। $16 ट्रिलियन पीपीपी के बेसिस पे हमारी इकोनॉमी है। कोई हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इस समय हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पिछले 6 महीने में 700 बिलियन से जाके 650 बिलियन पे पहुंच गए थे, वापस 695 बिलियन पे आ गए हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि इंटरनेशनल मार्केट में हिंदुस्तान की छवि निवेश करने लायक है, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने लायक है, लोगों को उससे जॉब्स मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और जो रोक इस सरकार ने अपने पिछले 2 टर्म्स में लगा रखी थी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, मोदी जी ने 2 साल पहले उसको रिलैक्स किया। अब उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। बाकी जो डिपार्टमेंट जहां पे करीबन 50 से 60% वैकेंसीज थी उनमें भरपाई होनी ऑलरेडी शुरू हो गई है, उससे भी एक कंजम्पशन ग्रोथ का फैक्टर मिलेगा। आरबीआई ने ऑलरेडी रेट्स कम कर दिए हैं, उससे एक बूस्ट और मिलता है इंडस्ट्री को, एक कंजम्पशन को जो मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। मेरे विचार में हिंदुस्तान एक ऐसे चरम पे, और अगर 3 महीने हम देखें, शादियां हैं, त्यौहार हैं, फेस्टिव सीजन्स हैं, लोगों के पास ट्रम्प के लिए सोचने के लिए समय ही कहाँ है। काम करें, पैसा कमाएं, आगे बढ़ें। तो मेरे विचार में कहीं पे भी ये ट्रम्प फियर फैक्टर नहीं काम करेगा। ये जो समिट्स हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, आप देखेंगे डिप्लोमेटिकली जो मोदी जी ने पिछले 6-7 सालों में डिप्लोमेटिकली हैंडल किया है कॉन्ट्रा कंट्रीज को, मतलब कि एक कंट्री दूसरे कंट्री का शक्ल नहीं देखना चाहता है, उनके यहाँ एक विजिट के बाद दूसरा विजिट किया। इजराइल, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टाइन, ऐसे बहुत सारे केसेस रहे हैं जहां पे चाइना के साथ भी हम लोग रहे हैं, इतनी बार मीटिंग की है। ट्रेड बेसिस पे हम लोग काफ़ी अच्छा सक्सेस करते जा रहे हैं। इवन डिफेंस टाइज में हम लोग डिफेंस जो है परेड्स हैं एक साथ कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स हैं एक साथ कर रहे हैं। तो मेरे विचार में डिफरेंसेस सभी के बीच में होते हैं, जैसे एक मियाँ बीवी के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे की तरफ, ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ये सब समिट्स में भारत की एक छवि पिछले 8-10 सालों में ऐसी निकल के आई है कि ऐसा एक निष्पक्ष देश है जिसके साथ ट्रेड करने में हमको बेनिफिट रहेगा। और इसको लेते हुए सब कंट्रीज जो हैं हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करना चाहती हैं। और हिंदुस्तान की मार्केट अभी ऐसी है कि हिंदुस्तान ने कितनी प्रगति की हो, बट फिर भी अभी सेटिस्फाई लोगों को नहीं कर पाया है। चाहे वो ऑटोमोबाइल ले लें, चाहे वो टेक्सटाइल ले लें, चाहे वो काम के माध्यम में ले लें, चाहे वो खाने पदार्थ के माध्यम में ले लें। इतना यहाँ पे खान पदार्थ की चीज़ें हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसके बावजूद बाहर से इतना खाना आता है, वो सब यहाँ पे एब्जॉर्ब होने लग जाता है। तो मेरे विचार में इस समय सब ट्रेड चाहते हैं। हमें ये नहीं देखना चाहिए ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड पॉजिटिव है। जरूर हर एक गवर्नमेंट और स्पेशली जो मिनिस्टर होता है ट्रेड का, कॉमर्स का, वो चाहेगा कि पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हो। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव नहीं होती हैं चीज़ें। आपको देखना है कि आपको सामान किस रेट पे मिल रहा है, एक उपभोक्ता को एक सस्ते से सस्ता सामान अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है और उसकी बचत होती है तो वो ग्रोथ की तरफ जा सकता है, उसको लेके एक देश को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकता है, बढ़ोतरी की तरफ जा सकता है। आपको ये देखना है, बहुत सारे केसेस हैं, आप सिंगापुर ले लें और बहुत सारी इकोनॉमीज हैं जहां पे सारा कुछ इंपोर्ट करके 100% डेफिसिट लेके भी कंट्रीज बहुत तेजी से ग्रो करी हैं। तो और जो हिंदुस्तान अभी ग्रो कर रहा है, अगर हम नेगेटिव डेफिसिट, हमारा फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल्ड है, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्ड है, हमारे रिलेशनशिप्स सब देशों के साथ चल रहे हैं, ट्रेड सब देशों के साथ चल रहा है, किसी के साथ तू मैं नहीं है जहां पे बिल्कुल ही ब्रेक ऑफ हो गया हो, जैसे कुछ देश हैं, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान के साथ हमारा लार्जली ब्रेक ऑफ है, बट इसको छोड़ के बाकी ऐसा कोई ऐसा देश नहीं जहां पे हमारा कंप्लीट ब्रेक ऑफ हो। तो मेरे विचार में कहीं डरने की बात नहीं है। हमारी प्रोग्रेस, सक्सेस क्लियर कट नजर आ रही है और आगे होती नजर आएगी। थोड़ा बहुत झटका हर एक कोई इवेंट होता है, कोई भी चीज होती है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो जब जीएसटी आया, चाहे जब डिमोनेटाइजेशन आया, चाहे वो कोई और चीज लागू की भारत सरकार ने, हमेशा आए हैं। पर एक चीज क्लियर कट नजर आई है, भारत सरकार का मूड हिंदुस्तानी को और हिंदुस्तानी ट्रेडर को और बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कहीं भी जा सकता है। उन्होंने ये जो ट्रंप के साथ टैरिफ वॉर छेड़ी है, वो इसी बात पे छेड़ी है कि किसानों का हिंदुस्तान में लॉस ना हो, किसान जो हैं हमारे, जो अन्नदाता हैं, उनको नुकसान ना हो, इंडियन इंडस्ट्री जो है बैकस्लैश में ना चली जाए, उसको नेगेटिव लॉसेस ना हो जाए मेजर।
थोड़ा बहुत झटका तो हर एक को सहना पड़ेगा, पर हिंदुस्तान एक एमर्जिंग इकोनॉमी रहा है, एक ऐसी सिचुएशन में रहा है जहां पे 2000 सालों में अलग अलग सिनेरियोज के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग एक नेशन निकल के आया है। मेरे विचार में प्रगति हिंदुस्तान के कदम चूमेगी। जी ठीक है सर। दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ चीन को लेकर बात कर रहे हैं हम जापान के निवेश को भी नहीं भूल सकते हैं। जिस तरीके से जापान ने भी ये करार किया भारत के साथ, 21 समझौतों पर जब हस्ताक्षर किए गए तब जापान ने कहा कि आने वाले एक डिकेड में यानी कि आने वाले 10 साल में करीब करीब $68 बिलियन का निवेश जापान भारत में करेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जापान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हिंदुस्तान में रहा है, जाइका के थ्रू, जेपीसी और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो जापान की करती हैं। एक जो मेरे विचार में जो कल परसों की विजिट हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की काउंटर पार्ट के साथ जापान में अलग अलग प्रीफेक्चर्स में गए हैं, वो सिर्फ एक बुलेट ट्रेन को छोड़ के एक बहुत अच्छा जो कॉम्पोनेंट निकल के आया है कि 5 लाख लोगों का इंटरचेंज ह्यूमन रिसोर्स, एक ह्यूमन फैक्टर, ज़्यादातर एग्रीमेंट्स में ह्यूमन फैक्टर देखने को मिल रहा है जो जापान के साथ किए गए हैं। कैसे टेक्नोलॉजी में निवेश, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है इस बार डिस्कशन के अंदर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी क्षेत्रों में भारत की और जापान की जो साथ है, टुगेदरनेस है, वो देखने को मिल रहा है। और एक जैसे मैंने कहा एक ह्यूमन फेस, ह्यूमन फैक्टर, सिर्फ 5 लाख लोगों को इंटरचेंज नहीं करना है। चाहे वीज़ाज़ की बात हो, 3 सिटीज़ आइडेंटिफाई कहीं गई हैं कि वहाँ पे 3 बार विजिट साल के अंदर किया जाएगा, फॉरेन मिनिस्ट्री को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है कि आप इसको देखिए। तो मेरे विचार में एक जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो एलिमेंट है, एक ह्यूमन एलिमेंट है, हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में है बट फिर भी एक ह्यूमन एलिमेंट की जो इस कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिला है, एक मेरे विचार बहुत सराहनीय है। और उसको देखते हुए, और जापान क्योंकि पहले भी सक्सेसफुल रहा अपने वेंचर्स में, जो उसने यहाँ पे निवेश किए हैं उससे प्रॉफिट ही मिला है उसको, जापान को कभी भी नुकसान नहीं हुआ है। ये हमेशा विन विन सिचुएशन जिसे हम कहते हैं ट्रेड रिलेशनशिप्स के बीच में होती है,